वेलकम करता हूं इस शो में। सवाल ये है कि अभी जो ये चल रहा था 12-15 दिनों से, सभी नहीं चाह रहे थे कि इस तरह की सूरत हाल बने, लेकिन अचानक ऐसा होता है दुनिया में। हमने देखा इंडिया पाक की जो सूरत हाल बनी, उसके बाद अभी मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल बनी, अचानक कुछ शुरू होता है, पूरी दुनिया शिफ्ट हो जाती है उस तरफ। कुछ लोग फिक्रमंद होते हैं, कुछ लोग इसे जवाबी कार्रवाई मानते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजी के थ्रू अपनी जज्बात का इजहार करते हैं, और फिर उसके बाद जंग बंदी हो जाती है। ओवरऑल मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पे आपकी राय? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि युद्ध जो इजराइल ने शुरू करा था उसको खत्म किसने करा? डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट से जो सीज फायर की उन्होंने करी है। तो एक जंग जो इजराइल शुरू करता है उसको खत्म अमेरिका करता है। ये क्या है? इजराइल क्या चाहता था? क्यों उन्होंने इतना जो ईरान के साथ पंगा लेने की कोशिश करी है? उनके मकसूदे क्या थे और क्या वो अपनी चीजों में कामयाब हुए हैं? क्या जिस काम को लेके उन्होंने ईरान के ऊपर जो युद्ध की शुरुआत करी थी वो चीजें उनकी पूरी हुई है? अगर देखा जाए तो उनको कहीं ना कहीं अमेरिका ने ही बोला होगा कि आप करिए, आप आगे होके बढ़िए, हम देख लेंगे अगर कुछ आपसे नहीं संभाला गया तो। इसीलिए तो, नहीं तो इजराइल को क्या पड़ी थी ईरान के साथ पंगा लेने की? सिर्फ उनके मकसूदे यही थे, वो यही चाहते थे कि जो ईरान है उसमें जो परमाणु बम है वो उनकी वो बनावट जो है वो बंद हो सके, वहां पे वो जंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए बम जो है वो ईरान ना बना सके। वो नहीं चाहते कि ईरान जो है वो परमाणु बम के नाम को लेके उसकी लाइन में लगता है कि उनके पास भी परमाणु बम है। तो ये इजराइल के मन की बात थी। और दूसरी तरफ अगर मन की बात हम देखें कि भी डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों उकसाया इजराइल को कि आप जाओ ईरान के साथ पंगा लो, ईरान के साथ युद्ध छेड़ो और हम बाद में देखेंगे। बाद में क्रेडिट खुद जो है वो ले लिया कि सीज फायर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ही हुआ, अनाउंसमेंट उन्होंने करी, और जो मध्यस्थता है वो अमेरिका ने निभाई है ईरान और इजराइल की जंग को खत्म करने के लिए। देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं कि वो शांति दूत हैं, वो किसी भी चीज, किसी भी देश का जो जंग है, किसी भी देश में, वर्ल्ड के किसी भी देश में वो जंग नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वो जो यूक्रेन का जंग हुआ था उसमें भी वो नहीं होने देते अगर उस टाइम पे राष्ट्रपति वो होते तो। एक तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर चला, पाक और इंडिया की लड़ाई हुई, तब भी उन्होंने मध्यस्थता निभाई। इंडिया का कोई रिस्पांस ना आया, पाकिस्तान को कोई रिस्पांस ना आया। सबसे पहले तब भी जो मध्यस्थता है अमेरिका ने करी और सीज फायर का उन्होंने ही अनाउंसमेंट करा। ये दूसरी बार है कि युद्ध विराम की जो अनाउंसमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप ने करी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, जो उनका शांति के लिए वो उनको अवार्ड मिलना चाहिए, वो नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं, ये भी उनकी मंशा हो सकती है। दूसरी तरफ वो ये भी है कि एक तरफ से हम विश्व में मानते हैं कि अमेरिका जो है वो सबसे उत्तम है, सबसे आगे है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो सर्वश्रेष्ठता है उसको बरकरार करने में, उसको आगे लाने में सफल हुए हैं। पर एक तरफ से देखा जाए कि जैसे ही आपने देखा कि कतर में जब यूएस के जो जगह थी उस पर जब बम्बारमेंट हुई है, तब उन्होंने एकदम से 11वें दिन आके युद्ध में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई और B-2 बॉम्बर से जो अटैक है वो कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ईरान ने यूएस के जो ठिकाने थे उनके ऊपर बम्बारमेंट करी है उसके बाद उन्होंने मध्यस्थता की बात सोची है? ये चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को, जो लोगों के नजरिए में उनका जो व्यक्तित्व है उसको अलग अलग जो उसकी फेजेस हैं उसको देखने के लिए लोग जो समझते हैं उनको उसमें सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात है। श्रुति जी, मैं आपकी तरफ इस सवाल के साथ आऊंगा कि क्या यूएस ने या फिर इस्राइल ने ईरान के साथ जो भी अभी शुरू किया था, क्या उसमें उनको कामयाबी मिल पाई? क्योंकि अभी तक अगर वो कहते हैं कि हमने ये तीनों के तीनों जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसे तबाह कर दिया, क्रेडिट कुछ ज़रूर नजर आए, लेकिन फाइनली कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, या फिर ईरान से ऐसी खबरें बाहर निकल करके नहीं आ पाई कि क्या उनका वो साइट, वो पूरा रिसर्च खत्म हुआ या अभी बाकी है। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि उसका कुछ भी तबाह नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल क्या इस जंग से कुछ हासिल हो पाया? नमस्कार आमिर जी, मुझे निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद। मैं कुछ बातें आपको बहुत साफ बताना चाहती हूँ कि IAEA करके एक UN बॉडी है जो आपके परमाणु के प्रतिशत वगैरह सब वो रेगुलेट करती है, सिर्फ एक देश में नहीं, पूरे विश्व में। क्यों? क्योंकि शांतिप्रिय तरीके से अगर आप यूरेनियम को इनरिच करते हैं, उससे आप अपने पावर एनर्जी सप्लाई को मेंटेन करते हैं, तो वो फिर भी कुछ हद तक जायज माना जाता है। जब आप उससे परमाणु बम बनाने लगते हैं जिससे पूरी की पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो एक खतरे की बड़ी घंटी होती है। तो ये घंटी जो है ये IAEA ने पहले ही बजा दी थी। कहा था कि हमें पूरा बताया नहीं जा रहा कि ये क्या हो रहा है,
हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि 40% जितना अलाउड है उससे 40% ज्यादा है यूरेनियम उनके पास, कम से कम 400 kg तक का। और वो जितना जो है वो 60% इनरिच्ड है। 60% इनरिच्ड यूरेनियम का कोई भी पीसफुल यूज नहीं है, वो कोई भी सिविल यूज में नहीं आ सकता। उससे वो एक स्टेज है, जिसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी 80% होती है, फिर उसके बाद 90% होती है, फिर उसके बाद आपका यूरेनियम जो है वो एक बम के हिसाब में तैयार होने की शक्ल पे पहुंच जाता है। तो इस घंटी के साथ जो IAEA ने कहा था कि ये जो है ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चेतावनी है और ईरान को इसके जवाब देने पड़ेंगे। इसके चलते यूएस ने 60 दिन की मोहलत दी थी। वो बार बार जाके उन्होंने इस साल के शुरुआत से ईरान के साथ वो न्यूक्लियर डील के ऊपर वो क्योंकि एक 2015 में JCPOA करके एक न्यूक्लियर डील थी, जिसमें 2018 में ट्रंप अपनी पहली प्रेसिडेंसी में उससे वॉकआउट कर चुके थे। उसके बाद से ईरान ने अपना ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, न्यूक्लियर प्लान्स, फैसिलिटी ये सब बढ़ा दी थी। अब वो दोबारा चाहते थे अपने सेकंड टर्म में कि वो एक नई ट्रीटी साइन करे, जिसके अंदर वो अपना 3% से ऊपर यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा, उसकी कैपेबिलिटी भी रिस्ट्रिक्ट करने की बात करी जाएगी। तो ये सब चीज़ों वो ईरान के साथ ये साल की शुरुआत से बात कर रहा था। मार्च 2025 के अंदर उन्होंने 60 दिन की मोहलत दी थी ईरान को कि आप 60 दिन लीजिए और सोचिए आप मेरे साथ किस तरह से बात करेंगे। जिस दिन वो 60 दिन पूरे हुए उसके बाद से ये हलचल ही रही है। उसके बाद से ये मार्को रूबियो का खुद का बयान है कि हम मार्च में ही हमें पता था कि हो सकता है कि हमें इनके साथ एक बड़ी खेल खेलना पड़े। अब जब 60 दिन का उनका जो प्लान है वो खत्म हुआ, 61वें दिन पे इजराइल ने डायरेक्ट अटैक कर दिया, क्योंकि उसने 60 दिन इंतजार किया कि ईरान किसी भी तरह से न्यूक्लियर ट्रीटी पर साइन कर दे, पर ईरान नहीं माना। उसको वो नहीं चाहिए था कि उसकी सारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एकदम जीरो पे लाके खत्म कर दी जाए और सिर्फ एनर्जी के लिए उसको यूरेनियम जो है एनरिच करने की परमिशन मिली जाए। जब ये बात खत्म हो गई तो इजराइल ने उस पर अटैक कर दिया 61वें दिन पे। और ये तो यूएस को मेरे हिसाब से यूएस को पता भी नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप को पता भी नहीं था, उनको भी एक शॉक लगा था। अब जो आप बात देख रहे हैं, जो आज की बात हम कर रहे हैं, जैसे आपकी न्यूज में दिखाया था कि अभी डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज हैं और उन्होंने काफी अपशब्द भी कहे हैं अपने बयान में। अगर आप उस इंटरव्यू को पूरा सुनेंगे तो उसके अंदर ये बात बहुत सीधी सी है कि उन्होंने सीज फायर दोनों देशों के ऊपर थोप दिया था कि इजराइल तुम भी चुप हो जाओ, ईरान तुम भी चुप हो जाओ, सबका खत्म हो जाओ, मिट्टी फेर लो, पानी फेर लो इस खेल के ऊपर, और नहीं खेलना हमको, चुप हो जाओ। दोनों में से किसी देश ने नहीं सुना। उनका जो सीज फायर का जो तरीका था वो भी बड़ा अजीब था। मैं इंडियन टाइम के हिसाब से अगर आपको कहूँ तो ईरान को बोला गया था कि आप सुबह 9:30 बजे बंद कर देंगे अटैक करना, और इजराइल को बोला था कि आप रात को 9:30 बजे बंद कर देंगे। तो इजराइल को 12 घंटे का एक्स्ट्रा एक विंडो मिली हुई थी। और ईरान के साथ क्या हुआ, उन्होंने एक जो स्ट्राइक किया था वो बियर शेवा करके एक जगह पे अटैक किया इजराइल के अंदर, और वहां 3 बम उन्होंने गिराए और वहां पे काफी नुकसान पहुंचा इजराइल को। उसके बाद जो है बहुत कैजुअलिटीज भी हुई, और उसके बाद जो है इजराइल ने बोला कि हम तो अब सोच के बताएंगे। तो ईरान ने तो पहले ही मना कर दिया था कि भाई मैं तो मध्यस्थता नहीं मानता यूएस की, मेरे पास कोई सीज फायर का कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, ये डोनाल्ड ट्रंप अपने मन से बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। इजराइल फिर भी शांत था क्योंकि उसके साथी देश ने ही सीज फायर की डिक्लेरेशन करी है। पर जब ये अटैक हो गया उसके बाद तो उसने बोला अब हम सोच के बताएंगे। अब आप देख रहे हैं कि बात जो आ रही है कि इजराइल ने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेन्स लॉन्च कर दिए हैं और उन प्लेन्स को वापस खींचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है कि आप बस वहां से टाटा बाय बाय करके आ जाइए। लिटरली उनका ट्वीट ये कह रहा है कि एक प्लेन वेव करके वापस आ जाइए, आप वहां पे बम मत गिराइए, क्योंकि अगर ये बम गिरेंगे तो बात आगे बढ़ती जाएगी और ये किसी भी तरह से शांति प्रियता की तरफ नहीं जा रही है। नहीं जाता, तो सिचुएशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल चुकी है और वो किसी भी तरह से जोर शोर से वो उन्होंने ढिंडोरा तो पीट ही दिया शांति प्रियता का। अब ढिंडोरा पीटने के बाद अब मुंह बचाने के लिए वो कुछ तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग आज के आज ही बंद हो जाए, पर मुझे आगे क्या हो रहा है इसका भी कोई अंदाजा नहीं चल रहा। बिल्कुल बड़ी बात यह है हिमांशु जी, मैं इससे आगे की जानकारी जो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, हमारे दोनों एक्सपर्ट जो कह रहे थे उस हिसाब से मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। देखिए एनपीटी का मेंबर ईरान है, IAEA के जरिए लगातार इंस्पेक्शन चल रहा था और बातचीत टेबल टॉक चल रही थी, वो तमाम तरह चीजें जो हो सकती थी, इवन अगर वो 60% इनरिचमेंट होती भी है और फाइनल है वो, अगर IAEA ने कहा है तो जाहिर है कि वो है, लेकिन उसके बावजूद क्या अचानक हमला करना या इस तरह की जंग की सूरत हाल में लोगों को धकेल देना, आम लोगों को हरास करना, दोनों तरफ के लोगों की मैं बात कर रहा हूं,
जाहिर है कि लोगों की रातों की नींद हराम हो जाती है, अपने लोग गायब हो जाते हैं और फिर शायद वो ज़िंदगी भर का एक पछतावा होता है। आम इंसान इसमें पिस जाता है। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि एनपीटी का मेंबर होने के बावजूद, IAEA के इंस्पेक्शन के बावजूद और टेबल टॉक के बावजूद, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि बातचीत के जरिए ही ईरान को घेरा जाता, ना कि अचानक उसके ऊपर हमला करना या दोनों तरफ के माहौल को बिगाड़ना? आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देखिए, इस तरह से अगर समाधान हो पाता तो युद्ध की स्थिति नहीं आती। अभी भी आप देखिए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है बार बार अपील कर रही है, IAEA जो है वो भी अपील कर रहा है कि हमें दोबारा निरीक्षण करने दें। तो ये जो बॉडीज हैं ये सिर्फ अपील कर सकती हैं, ये या फिर बाद में सैंक्शंस लगा सकती हैं, उससे ज्यादा इनकी कोई काबिलियत है नहीं। ईरान ऑलरेडी बहुत सारी सैंक्शंस को ढो रहा है और अब उसके लिए ये नाक की बात है, साक की बात है। देखिए, अगर हम ईरान लोगों की मनोदशा, उनकी पृष्ठभूमि और उनके मनोबल को समझ लें तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि उनके लिए ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना अब एक इज्जत की बात हो गई है। और बात जब इज्जत पे आ जाती है तो लोग अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो एक्चुअली वो इस तरह की बात अपने मन में लेके चल रहे हैं। मंसूबे वही हैं। देखिए, एक समय पे पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम परमाणु बम जो है वो बना के रहेंगे। और जहां तक ईरान का सवाल है तो वो बहुत क्लियर था। देखिए, वो शिया एक देश है और वो चारों तरफ सुन्नी देशों से घिरा हुआ है। जो सुन्नी देश हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं वो ये उसको अपने लिए खतरा भी मानते हैं। उस सूरत हाल में अगर हम देखें तो शिया कंट्री होने के नाते वो भी एक अकेली कंट्री है। जहां तक इजराइलियों के कंट्री का सवाल है तो वो कहता है ना, देखिए कि वो दैट ज़ायोनिस्ट नेशन, वो उसको एक इजराइल कंट्री के तौर पे भी एक एड्रेस नहीं करता है। और अगर ये बॉम्ब बनता तो ये सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं था, ये बाकी जो आसपास के अरेबियन कंट्रीज हैं उनके लिए भी खतरा था, हमारे सबके लिए भी खतरा था। क्योंकि एक अगर हम चीज को समझ लें तो शिया जो ये कंट्री है ईरान, इसके पास में बहुत सारे रोग एलिमेंट्स हैं, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे हुतीज हो। और जब इस तरह की कंट्री के हाथ में अगर बॉम्ब आता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वो कब ये रोग जो एलिमेंट्स हैं इनके हाथ में चला जाए कहना बहुत मुश्किल है। अगर हम अभी भी इस 12 दिन के एनालिसिस को देखें तो बिना न्यूक्लियर बॉम्ब होने के बावजूद उन्होंने जो भीषण तबाही इजराइल में मचाई है, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था, चाहे आयरन डोम हो, चाहे एरो 3 हो, चाहे डेविड स्लिंग हो, उसकी 90% कैपेबिलिटी से वो 65 की कैपेबिलिटी पे आ गया। देखिए, इजराइल अपने ऐसे घुटने टेकने वाले देशों में से नहीं है, बट उसको समझ में आ गया था कि वो किस लूप में चला गया है। और अमेरिका को भी समझ में आ गया था कि जितनी उन्होंने ईरान की काबिलियत को कम करके आंका है, ये उतनी कम है नहीं। एक तरफ से ईरान के वार पे वार, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का हमला, ये मजाक नहीं था। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिफेंड करने की कैपेबिलिटी अभी भी इजराइल में बहुत कम है। और दैट इज वाई उनके चाहे वीर शोभा हो या उनका तेल अवीव हो, हाइफा हो, जेरूसलम हो, उनके हर जगह तबाही इन्हीं मिसाइलों से मची है। बिकॉज बाकी जो छोटी मोटी मिसाइलें थी या ड्रोन्स थे या डिकॉयज थे, उनको तो फिर भी भेद पा रहे थे, लेकिन इनको वो भेद नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ईरान जो है बराबर की टक्कर इनको दे रहा था। मैं ये नहीं कहूं कि भारी पड़ रहा था इन पे, लेकिन बराबर की टक्कर वो जरूर दे रहा था। फिर उसने नेवी की 5th फ्लीट अमेरिका की, देखिए बहरीन में है, उसके बावजूद उसने डिसाइड किया कि मैं हरमुज जल डमरू मध्य को बंद कर दूंगा। इट्स अ बिग डिसीजन, क्योंकि वहीं से सारे तेल का निर्यात ईरान के द्वारा होता है और बाकी जो कंट्रीज हैं अरेबियन कंट्रीज, उनका भी जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वो वहीं से होता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अगर हमारा देश जो है व्यापार में पीछे जाता है, पैसा नहीं होता, इकोनॉमी खत्म होती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम इस लड़ाई को इसके डिसीजन पॉइंट तक लेके जाएंगे। तो अगर ये लोग इतनी कट्टरता के साथ में, अपने रक्तपात के साथ में अगर डटे हुए थे अभी तक, अभी तो दोबारा से ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है कि सीज फायर जो है 7 घंटे के बाद में फिर से उन्होंने कहा है कि नाउ इट इज सीज फायर।
तो लेकिन अभी तक तो ईरानी लोग डटे हुए थे। देखिए वो तो कभी भी नहीं हार मानने को तैयार है। वो उनकी तरफ से कभी भी ये नहीं आया कि भाई हम हथियार डाल देंगे। उन्होंने कहा है कि हम तो अपने आखिरी सोल्जर तक लड़ेंगे। तो वो इस चीज पे कायम है। और भले ही आपने उनके परमाणु जो फैसिलिटीज हैं उनको डैमेज किया है, उनके यूरेनियम एनरिचमेंट प्लान को पीछे धकेल दिया है, आप उनपे कितने भी प्रतिबंध लगा दीजिए, 10-12 साल के बाद में हम फिर से वहीं खड़े होंगे जहां हम आज खड़े हैं। क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं जी। अविश्वास है तो अब उस पे इस समय चादर डाली जा रही है, उसमें सीमेंट नहीं भरा जा रहा है। दोनों तरफ से अपमानजनक बातें कही जाती हैं, एक दूसरे के जो एक्टिविटीज है उसको संदेह से देखा जाता है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा अविश्वास है। और वो अब लड़ाई में आप सिर्फ बंदूकें शांत कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी विश्वास पैदा होगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल, यानी आने वाला टाइम और भी ज्यादा खराब हो सकता है। और इसी चीज को बेस बना करके पीस है। बिल्कुल अमनप्रीत जी, मैं आपसे अगर इसी चीज को बेस बना करके समझूं आपसे, तो जिस तरीके से देखिए नेतन्याहू को हमने सुना कि पीस कम विद पावर, और उसके साथ साथ हमने अभी ईरान का भी हाल देखा, ईरान ने जवाब दिया जो भी आप कह रही थी अभी। तो उसके साथ साथ हमने ये देखा कि दुनिया को अब ये समझ में आ गया है इजीली कि अगर आपको, भले ही आप पीस के साथ रहें, लेकिन आपको मजबूत होना होगा हर लिहाज से, वरना जो सुपर पावर कंट्रीज है वो अपनी मनमानी किसी भी सूरत में कर सकती है, और किसी भी सूरत में वो आपके ऊपर, चाहे वो बंदिश हो या दूसरी चीज। क्योंकि हमने देखा कि जो पावरफुल कंट्री है, नॉर्थ कोरिया कितनी ज्यादा मनमानी करता, आज तक जो है अमेरिका या फिर पावर की जितनी भी कंट्रियां, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा उनका, चाहे जितने भी सैंक्शन लगा दें। उसके अलावा चाइना, रशिया, ये अपनी मनमानी कुछ भी करते हैं और आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ बोल भी दें। ईरान या मिडिल ईस्ट की दूसरी भी कंट्री या फिर दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज है, मेरा जो नजरिया है, जो मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अब ये पावर हासिल करने की जो जंग है, होड़ है, वो और भी ज्यादा शुरू हो जाएगी? देखिए, अगर सुपर पावर बनने की हम बात करें तो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कंट्री समझता आया है, और उसकी आंख में आंख डालने की, बात करने की या उनके ऊपर अटैक करने की हिम्मत आज तक बहुत कम देशों ने दिखाई है। उसमें ईरान भी शामिल हो गया है। जबकि ईरान ने जब उनके ऊपर बम्बारमेंट करी और उन्होंने B-2 बॉम्बर से अटैक करा है, तो ईरान ये कहता है कि हमने तो अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूरेनियम के भंडार है वो हटा लिए थे, हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो एक तो अपने आप को डिफेंड करना, और दूसरी कंट्री के ऊपर जो अपने आप को सुपर पावर समझती है, उनकी आंख में आंख डाल के बात करना और एक स्टेटमेंट दे देना कि हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, ये जो बातें हैं वो उनको उकसाने की बात करती है। आप कोरिया की बात करें, आप चाइना की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, आप रशिया की बात करें, तो ये जो कंट्रीज हैं इनको आदत पड़ी हुई है कि हमने जो कह दिया, हमने जो स्टेटमेंट दे दी, या हमने जो भी फैसला कर दिया उसको सब देश माने, चाहे कोई भी हो। पर मुझे लगता है कि जो ईरान ने जितने शक्तिशाली ढंग से अपने अटैक करे हैं, उन्होंने इजराइल के ऊपर, या फिर उन्होंने अमेरिका को भी टारगेट करा है, या फिर जब सीज फायर का भी अनाउंसमेंट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद भी आपने देखा है कि इजराइल के बहुत सारे इलाकों के ऊपर जो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए ईरान ने अटैक करा है और उनका नुकसान करा है। हम ये नहीं कह सकते कि इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे भी 6,200 करोड़ की अगर हम देखें डेली उनका जो है जंग के ऊपर खर्चा हो रहा था। उनकी जो उनके स्कूल कॉलेज बंद थे, उनके जो डिफेंस सिस्टम है वो प्रभावित हो रहा था, उनके जो बहुत सारे लोग हैं वो मर गए, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए और बहुत सारे लोग बेघर हो गए, उनको टैंकरों में रहना पड़ा। ये सब चीजें जो हैं वो इजराइल की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी प्रभावित कर रही हैं, और वहां पे जो माहौल बना है डर का, उसको भी जो लोगों ने महसूस करा है। ये सब चीजें जो हैं जंग में, ये साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें तो उसमें भी दो फाड़ हुए पड़े हैं। शिया और सुन्नी की बात कर लें, अगर हम तो बहुत सारे देशों की बात करें तो वो शिया को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सुन्नी को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें जो हैं कि मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं वो भी ऐसा नहीं कि सारे के सारे ईरान के विरोध में हैं या फिर सारे के सारे ईरान के साथ में हैं, ऐसा नहीं है। तो ईरान को एक तो जो सुपर पावर कंट्रीज हैं उनका विरोध झेलना पड़ रहा है, दूसरा अपने ही जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनका भी विरोध झेलना पड़ रहा है। अब देखना ये है कि उन्होंने अगर ये दिखाया है कि हम शक्तिशाली हैं, हम अमेरिका के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, तो ये जो
12 दिन युद्ध चल रहा है, तो इसका बाद में एकदम से उन्होंने सीज फायर कैसे मान लिया, डोनाल्ड ट्रंप की बात कैसे मान ली? क्योंकि एक तरफ से आपने देखा है कि जब उनका स्टेटमेंट आया, जब एक्स पे उन्होंने ट्वीट करा डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने लिखा प्लीज। अब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को देखें, उनके एटीट्यूड, उनकी ईगो की बात करें, तो उनके मुंह से ईरान को प्लीज जब बोलना पड़ा, तो ईरान के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये बात कहा भी कि वो तो गिड़गिड़ाए हैं हमारे आगे सीज फायर के लिए, हम नहीं मान रहे थे। और ऐसा हुआ भी कि सीज फायर का टाइम देने के बावजूद, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अनाउंसमेंट करी, उसके बाद भी ईरान ने अपने अटैक नहीं बंद करे। हाँ, अब जरूर है कि उनके प्लीज कहने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ, अब हमने सीज फायर का जो है वो अभिनंदन करा है। अब उन्होंने बोला कि हमने ये चीज मान ली है। तो जो युद्ध है वो बुरा है जी, बिल्कुल, युद्ध जो है वो बुरा है। ऐसे ही अगर 2-2, 3-3 कंट्रीज में युद्ध होते रहेंगे तो विश्व युद्ध होने में भी कोई देरी नहीं लगेगी। ये चीज है कि विश्व युद्ध जो है लोगों को आर्थिक रूप से हर एक तरीके से उनको प्रभावित करती हैं, और लोगों का जो उनका आगे बढ़ने का जो ढंग होता है, आगे बढ़ने के जो चीजें होती हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं, उनको उसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट रह जाती है। और डिफेंस सिस्टम मुझे लगता है हर कंट्री को अपना मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि आपने देखा जैसे अभी भी पहले हमारे इंडिया में भी कोई ऐसे था नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा या फिर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा, पर ये जो युद्ध की स्थिति है वो एकदम से बन जाती है। तो हमेशा हर देश को अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको मजबूत करना भी जरूरी है। ठीक है, इसी चीज को अगर हम इस तरीके से समझें श्रुति जी आपसे, कि क्या उधर हमने देखा कि इजराइल में नेतन्याहू के लिए बहुत ज़्यादा क्राइसिस या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि शायद वो बदल जाएं या उन्हें हटा दिया जाए, और लगातार ऐसी चीज़ें आ भी रही थी। उसके बाद बीच में जंग आ गई, उससे पहले हमास से भिड़ंती और बहुत सारी चीज़ें। खैर, अभी भी इस चीज़ से अछूता नहीं है नेतन्याहू। लेकिन दूसरी तरफ एक जो खामनेई का जो पूरा का पूरा रिजीम चेंज करने की कोशिश या बदलने की जो शुरुआत हुई है, हालांकि मैं आपकी राय इसमें यह जानने की कोशिश करूँगा, क्या दोनों तरफ, नेतन्याहू की तरफ भी खामनेई की तरफ भी, जो उनके अंदर और भी ज्यादा मजबूती आई है, ये सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ेगा, उनकी मकबूलियत, उनकी मजबूती और भी ज्यादा बढ़ी है या कमजोर हुई है? धन्यवाद। ये समझिए कि कोई भी युद्ध जो है जिसका आर्थिक लॉस किसी नेशन को बेयर करना पड़ता है, मतलब उसके लोगों को बेयर करना पड़ता है। चीजें महंगी हो जाती हैं, चीजें दुर्लभ हो जाती हैं, और उठना पहनना बैठना सब जो है वो थोड़ा कष्टदायी हो जाता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब जो पब्लिक है वो जिसने भी लड़ाई छेड़ी है, चाहे वो आपके भले के लिए छेड़ी हो, लेकिन उसको हराने के लिए जरूर आगे बढ़ती है कि भाई अब हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए। तो नेतन्याहू डेफिनेटली अपने अंदर देश में जब भी, अभी तो उसकी एक जंग भी खत्म नहीं हुई, वो 2 जंगें लड़ रहा है फिलहाल, जहां गाजा के साथ भी लड़ रहा है और ईरान के साथ भी। अभी तक तो यही सिचुएशन है, हम मानेंगे कि जंग जारी है। तो ये 2 लड़ाइयां अभी उसकी चल रही है। जब जिस दिन ये लड़ाइयां खत्म होंगी, इजराइल तब अपने अंदर झांक के बैठ के देखेगा कि क्या हमें ये इंसान चाहिए या हमें इसको बदल देना चाहिए, कि सब जगह लड़ाई हो गई, जो सेटल होना था हो गया, अब हमें कोई और चाहिए जो हमें आर्थिक रूप से आगे लेके जा सके, ना कि सैन्य रूप से आगे लेके जा सके। तो नेतन्याहू की तरफ ये एक सवाल उठेगा। इसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान में तो रेजिम चेंज की बात होने वाली, तख्ता पलटने वाला है, क्योंकि ये एक इजराइल का बहुत बड़ा हिडन ऑब्जेक्टिव रहा है इस युद्ध के दौरान। क्योंकि उनको पता है, जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट ने पहले कहा, कि ये तो हर 10 साल में हम आके इस दौर पे आके खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे? क्योंकि आपने उनके साइंटिस्ट मार दिए, आपने उनकी फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया। पर पिछले 30 साल से ईरान जो है वो ऑलरेडी सैंक्शंस के अंदर ही जी रहा है, और सबसे कड़क सैंक्शंस के अंदर जी रहा है। तभी भी वो इस लेवल पे आ गया था कि आज आपको युद्ध करके उसकी जो है परमाणु कैपेबिलिटी थी उसको डिसमेंटल करना पड़ा था। तो अब अगर वो फिर से दोबारा खड़ा होगा, उसके पास साइंटिस्ट हैं, तो साइंटिस्ट मर गए तो क्या हुआ? उनके जूनियर साइंटिस्ट हो गए, उनके जूनियर साइंटिस्ट होंगे, कोई ना कोई तो होगा जो फिर से दोबारा खड़ा करेगा इस प्रोग्राम को। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल 15 साल बाद फिर यहीं आके खड़े हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इजराइल के लिए बहुत बड़ी चीज थी कि वो अब अंदर तख्ता पलट करे, एक अपने मन की सरकार वहां स्थापित करे। और ये इजराइल यूएसए वेस्ट जिसको कहा जाता है, इनका बहुत बड़ा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है। सीरिया में भी उन्होंने यही किया, ठीक है, कि हमारे अपने मन का जो है वो इंसान वहां लाके बिठा दे, जिससे हम वहां पे क्या चल रहा है उसको कंट्रोल करें। इराक के साथ भी यही किया था उन्होंने, और अब ईरान के साथ भी यही करने की कोशिश करेंगे। पर ये जो तख्ता पलट है ये डायरेक्टली नहीं होगा। ये तख्ता पलट जो है ये अंदरूनी तरीके से, जो अंदर लोग जो खमेनी सरकार के, आयतुल्लाह सरकार से नाराज रहते हैं, उनसे अपना जो है उनको आगे बढ़ावा दे के
जो रेजा पहलवी शाह जो शाह ऑफ ईरान के डिसेंडेंट है, उनको वो आगे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी फिलहाल करंट आयतुल्लाह रजीम के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आयतुल्लाह रजीम को एक तो या तो अपनी अंदर स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर अंदर लोगों ने विद्रोह कर दिया आने वाले कुछ महीनों में, तो ये तख्ता पलट होके रहेगा, जो इजराइल का हिडन ऑब्जेक्टिव है। बड़ी बात ये है कि ये शाह रजा पहलवी की जो बात कर रही हैं आप, इसी हवाले से मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था। हिमांशु जी इस चीज़ पे ज़रूर रोशनी डालिएगा, क्योंकि आपको इन तमाम तर चीज़ों की टेक्निकलिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। इधर हमने मोसाद की कार्रवाई देखी, उनके शाह रजा पहलवी के जो साथी हैं वहाँ पे डिसेंडेंट हैं, उनके ज़रिए तमाम तर जो तकरीबी कार्रवाई हुई वो भी हमने देखा। अब यहाँ पे तो ईरान ज़रूर फेल नज़र आया, क्योंकि उसके अंदर जासूसी करके उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश हुई। हालांकि बाद में ईरान थोड़ा सा संभला और उसने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी और ऐसी चीज़ों को तबाह भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जहाँ तक मेरी मालूमात है उस हिसाब से 10% लोग अभी भी हैं ऐसे जो शाह रजा पहलवी के हमनवा हैं, और अगर इसको ईरान की आबादी से देखा जाए तो शायद बड़ी आबादी हो सकती है। उसके साथ साथ मोसाद की जो कार्रवाई है वो भी अभी बड़े पैमाने पर अभी भी जारी है, और शायद आने वाले दिनों में इसका एक सिस्टम चेंज हो। तो क्या अब ईरान के लिए ये युद्ध जैसे ही अब रुकता है फाइनली और फुल्ली, पूरा एक जो ध्यान है उसे मोसाद और इसके अगेंस्ट जो कार्रवाई की जा सकती है उस पे होगा, या फिर शायद दूसरे तरीके से ईरान अपने आप को अंदरूनी तौर पे मजबूत करे? हिमांशु जी। देखिए, इसमें 3 सूरतें हाल पैदा होंगे। पहला तो ये रहेगा कि अमेरिका क्या खामेनेई को वहां सत्ता में रहने देगा, क्योंकि नेतन्याहू का एक एजेंडा पॉइंट था कि खामेनेई को जाना होगा, जो उन्होंने 12 दिन पहले भी कहा था और बीच में उन्होंने कई बार ये रिपीट भी की है। तो एक सूरत हाल ये है। दूसरा, अगर रेजा पहलवी वापस भी आते हैं तो क्या जनता उनको स्वीकार करेगी? तीसरी बात, अगर वहां पर जो कट्टरपंथी और जो वामपंथी धड़ों के बीच में जो एक अलगाव है, तो क्या इस युद्ध के बाद में वहां पर जो थोड़े से वामपंथ के लोग हैं, जो थोड़े नरम दिल वाले लोग हैं, तो क्या वो लोग सक्रिय हो जाएंगे? अगर वो सक्रिय होते हैं तो देश के बीच में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो ये 3 सूरत हाल मुझे दिख रहे हैं। अब आप आते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पे, जो मोसाद और बाकी चीजें हैं। अब देखिए, मोसाद की जो पैठ है वो इतने अंदर तक थी कि उन्होंने 4 मंजिला एक इमारत में ड्रोन बना रहे थे, और साइंटिस्ट उन्होंने ईरान से हायर किए हुए थे, जिनको लगता था कि वो ईरानियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ न्यूज एंकर्स थे, जो फीमेल न्यूज एंकर्स जो फ्रांस के थे या किसी और देशों के थे, जिनको मोसाद ने हायर किया हुआ था, और उन्होंने दोस्ती की हुई थी ईरानियन ऑफिशियल्स की वाइफ्स के साथ में। बिल्कुल। और अब वो गायब हैं, वो सारे जो एंकर्स हैं वो अभी गायब हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं पेट बना ली थी। तो इसीलिए जब इनिशियल जो अटैक्स हुए हैं तो उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, क्योंकि उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो जब फ्रेंडशिप हो जाती तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपका दोस्त कहाँ है। तो उस तरह की भी चीजें थी। और उसके अलावा जो मोसाद का काम करने का तरीका है, ये 3-3, 4-4, 5-5 साल तक दे डू नॉट इवन कॉन्टैक्ट बैक देयर कंट्री, और इनके बड़े इंक्रिप्टेड सिस्टम होते हैं, और बहुत ही कम टाइम के लिए दे गेट इन टच। इनको एक बार मिशन पे भेज दिया, उसके बाद में देन दे आर ऑन देयर ओन, बिकॉज एनी काइंड ऑफ कनेक्शन कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंड जो उसकी सीक्रेसी है वो भंग हो जाती है। तो इनके जो सैटेलाइट सिस्टम है, इंक्रिप्शन सिस्टम है, वो सारे अलग ही होते हैं। देन इनका चैनल जो है, दे डोंट कम्युनिकेट थ्रू व्हाट्सएप जैसे आप और मैं करते हैं। तो इनको इनकी ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, इनकी इमोशनल एंड्योरेंस, इनकी फिजिकल एंड्योरेंस बहुत ही आला दर्जे की होती है, इसीलिए वो अंदर जाके वहां सस्टेन कर पाते हैं। और देखिए, एक शियाइट कंट्री में जाके उनके धर्म का जैसे दिखना, बोलना, उस हाव भाव में रहना, उनके खान पीन में, और पकड़ा ना जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो किस लेवल की वो ट्रेनिंग है आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। मोसाद का ऑपरेशन करने का तरीका यही है। और एक और बड़ी बात है, देखिए, इजराइल जो कंट्री है वहां पे 2 साल लेडीज और 3 साल पुरुष जो हैं वो कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग पाते हैं, और इसीलिए वो इतने ज्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं कि उसके बाद में उनको आप जैसे मर्जी चाहे ट्रेन करें।
मोसाद का जो हेडक्वार्टर है इजराइल में, ईरान के सर्विसेज के, इंटेलिजेंस सर्विसेज के कुछ लोग ईरान ने भी वहां देखिए घुसाए हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि ईरान वाज स्लीपिंग, ईरान ने भी कहीं ना कहीं, हम इस चीज में एक तरीके से इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे वो मोसाद ही हो, को भी कह सकते हैं कि उन्होंने मोसाद को धत्ता बताकर अपने लोग उनके यहां पर भेजे हुए थे। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस दोनों कंट्रीज प्ले कर रही थी, लेकिन यस, मोसाद हैज एन एज। बट मोसाद का ये जो है, ये देखिए कुछ समय पहले हमास ने भी तोड़ा था ये भ्रम। 3 साल पहले हमास ने भी देखिए जब वो एक अटैक किया था तो मोसाद का ये भ्रम टूटा था। इस बार भी इस वॉर के दौरान जब उन्होंने ये स्पाइस पकड़े हैं अपनी कंट्री के अंदर, जो ईरानी स्पाइस हैं, तो दोबारा से ये चीज सामने आई है कि इट इज नॉट दैट मोसाद इज नॉट अनबीटेबल, यस इट इज वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट सर्विसेज। और इसीलिए ईरान के अंदर जाकर उनके मिलिट्री लीडरशिप को एक के बाद एक उन्होंने एलिमिनेट किया। फिर जब उनके नायब वहां पे बैठे तो उन्होंने उन नायबों को एक के बाद एक एलिमिनेट किया। विद इन 4 डेज वो एलिमिनेट कर रहे थे। देखिए जैसे ही कुर्सी पे बंदा बैठ रहा था वो हलाक हो जा रहा था। तो अगर इस तरह का प्रिसिजन स्ट्राइक वो कर पा रहे थे तो वो इसीलिए कर पा रहे थे कि उनका ईरान के अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत जबरदस्त था। और इसीलिए ये भी हम कह सकते हैं कि अब अगर कुछ समय के लिए सीज फायर लागू हो जाती है, जो बहुत अस्थायी है, मोसाद कोशिश करेगा कि ईरान को इंटरनल गृह युद्ध में उलझाया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने लोग हैं जो ईरान की शायद सत्ता में भी हो इस समय, या जो लोग ईरान की सत्ता में हैं और कट्टरपंथी नहीं है, थोड़े से नरम दिल वाले हैं, उनके साथ इनकी कितनी पैठ हो। तो ये तो सूरत हाल हमें आगे पता चलेगा, लेकिन थिंग्स आर वेरी वेरी डायनेमिक और इस समय बहुत क्लोज वॉच ईरान पे रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आने वाले कुछ महीने ईरान के लिए राजनीतिक उथल पुथल से भरे होंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल, बड़ी बात यह है अमनप्रीत जी, अभी जो पॉलिटिकली मैं ख़ास तौर पे समझने की कोशिश करूंगा, हमने देखा कि इस जंग में कहीं ना कहीं ईरान की तरफ मिडिल ईस्ट का जो खिंचाव है वो हुआ है। शिया सुन्नी वाला जो एक तनाव चल रहा था उसमें कमी आई है। उसके साथ साथ कई सारे ऐसी जो कंट्रीज़ है उसने ईरान का पावर भी देखा है, थोड़ा बहुत जो भी सही। तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, और ईरान खुद भी ऐसा चाह रहा था, जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं उसके हिसाब से, कि वो यहाँ का सुपर पावर बना रहे मिडिल ईस्ट का। तो अब मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या जो छोटी छोटी कंट्रीज है वो भी खुद को ईरान के थ्रू या इसी रास्ते पे चलते हुए अपने आप को किसी भी तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर उसके अलावा आपका किसी भी डेवलपमेंट के लिए दूसरी तरीके से जो भी हो सकता है, डिफेंसिव हो, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर के वो ईरान की राह पर चलेगा, खुद को मजबूत करेगा? देखिए, आपने मुस्लिम कंट्रीज की बात करी तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे जो देश हैं वो यूएस को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज ऐसा चाहेंगे कि मुस्लिम देश जो है वो ही आगे आए, वही सुपर पावर बन जाए। अगर ईरान जो है वो सुपर पावर बनता है और अमेरिका रशिया के साथ, कोरिया के साथ, चाइना के साथ खड़ा हो जाता है, तो इसमें मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो खुश होंगे, वहां के लोग भी खुश होंगे, और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि उनके जैसा एक देश जो है वो सुपर पावर जो बन गया है, सुपर पावर बनने की चाहत रखता है, चाहे हिम्मत रखता है, उनमें इतना जो है वो दम भी है कि वो कुछ करने के लिए जो डरे नहीं है। अमेरिका के ऊपर अटैक करने के लिए, या फिर अमेरिका ने अगर उनको धमकाने की कोशिश करी, सीज फायर का ऐलान करा, उसको भी उन्होंने माना नहीं एकदम से। अगर वो एकदम से मान जाते तो हो सकता है बाकी देश ऐसा कहते कि ये तो डर गए अमेरिका से या फिर सुपर पावर से डर गए। तो ऐसी चीज नहीं है, 2-3 बार उनको अनाउंस करना पड़ा है, तब जाके ईरान जो है वो माना है। और अगर ईरान में वहां पे वो अपने जो परमाणु बम बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, अगर वो उसमें सफल हो जाते हैं, तो ये भी मुस्लिम कंट्रीज के लिए, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज के लिए मुझे लगता है एक खुशी की बात होगी। और चाहे वो शिया सुन्नी के द्वारा बंटे हुए हैं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो रूट्स हैं वो तो एक ही हैं, तो वो चाहेंगे कि उनके जो देश हैं वो प्रगति करें, वो आगे आए और वो सुपर पावर जो देश है उनका सामना करें, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत रखें, उनका डिफेंस
डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना शक्तिशाली हो, उनकी जो आर्थिकता है वो इतनी शक्तिशाली हो। क्योंकि अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें, हम मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, चाहे वो सऊदी है, चाहे वो दुबई है, उनकी बात करें तो वहां पे आपने देखा है कि तेल के कुएं के कारण वो इतनी उनकी आर्थिकता जो है वो नंबर 1 पे आती है। अगर वो दूसरे देशों को तेल ना देने की बात करें या फिर सुपर पावर की अगर हम बात करें कि उनके खिलाफत में वो खड़े हो जाएं और हिम्मत दिखा दें कि हम आपको तेल नहीं देंगे, तो आप सोच सकती हैं कि कितना भी बड़ा कंट्री क्यों ना हो उसके लिए वो मुश्किल वाली बात हो जाएगी। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल का बहुत नुकसान हुआ है, उनके मन में ईरान को लेके भय है, क्योंकि ईरान का आर्थिकता भी निर्भर हुई है। वो भी जो लोग हैं उनके मारे गए हैं, चाहे लोग हैं जख्मी हुए हैं, उनकी जो स्थिरता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है जंग से, और उनके मन में ईरान के लोगों के लिए एक डर है। अगर ईरान ऐसा चाहता है कि वो अपने दूसरे देशों की तरह अपने मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज को अपने साथ लेके चले, तो ऐसी हिम्मत मुझे लगता है ईरान अब रखता है। और आने वाले समय में हो सकता है कि जो लोग आज उनकी खिलाफत में हैं वो उनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त ही होता है। तो अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो दिखाने की बात करी है कि हमसे ऊपर कोई है नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत दूर की हो गई हैं। ऐसा माना जाता रहा है, ऐसा समय भी रहा है कि अमेरिका सुपर पावर थी और उसके जो राष्ट्रपति हैं उनकी बात जो है विश्व में बहुत उसको रिस्पेक्ट दी जाती थी, उनको बहुत माना जाता था। पर मुझे लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है तो वो बहुत सारी ऐसी बातें एकदम जल्दबाजी में कह जाती हैं जिनका कोई दरमिदार होता नहीं है, और लोग उनकी जो रिस्पेक्ट है, जैसे पहले वो अमेरिका के राष्ट्रपति की इज्जत करते थे, आज वो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकाने में और डराने में अपनी जो मास्टरी है वो रखते हैं, और मुझे लगता है कि बोलने के अगर उनके तरीके को भी देखें तो वो एकदम से उनको लगता नहीं है कि वो जो राष्ट्रपति के पद पे बैठे हैं, जब वो बहुत सारी चीजें एकदम से बोल देते हैं या फिर ट्वीट कर देते हैं। तो इन चीजों का जो है वो ईरान ने जो है मुझे लगता है फायदा उठाया है, और दूसरे देशों में ईरान को अपनी जो शख्सियत है, अपनी जो पद है उसको ऊपर ले जाने के लिए, उसको स्ट्रांग दिखाने के लिए ये जो स्टेप है ईरान का, मुझे लगता है ये उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि अभी आपने जो चीज़ कहा, मैं चाहता भी हूँ हिमांशी जी आपसे कि इस चीज़ पे आप रोशनी ज़रूर डालिए। हमारे घरों में एक रिश्ता है जो बहुत बदनाम भी है, हालांकि बहुत खूबसूरत रिश्ता है, फूफा वाला। ट्रंप का जो इस मरतबा हमने देखा पूरा सिस्टम, वो उसी तरीके से कभी बहुत ही प्यारे लगे, ऐसा लगा कि जंग रुकवा देंगे, पूरे मुल्क दुनिया में जो है सलामती आ जाएगी, और फिर अचानक वो उनका मिजाज ऐसा बिगड़ा कि अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम्स या फिर फंक्शंस होते हैं उसमें पूरा माहौल बिगड़ जाता है। ट्रंप का भी नज़रिया ऐसा ही नज़र आया, उनका अंदाज भी ऐसे नज़र आया। खैर, मैं इन तमाम तर चीज़ों से परे आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के बाद अगर किसी का भी रुतबा बिगड़ता हुआ नजर आया तो वो ट्रंप है। ट्रंप और आसिम मुनीर की अभी मुलाकात हुई थी, जिसके बारे में फाइनल कुछ समझ में नहीं आया कि आउटपुट क्या निकला, क्यों मुलाकात हुई थी, क्या वजह रही, मिडिल ईस्ट पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पाक की जो जंग थी उसमें दुनिया को मालूम है कि क्या हुआ। तो फिर उनको बुला करके वहां पे पिज्जा बर्गर खिलाने की क्या जरूरत, समझ में नहीं आई। दूसरी चीज ये है कि अंदरूनी तौर पे क्या कुछ ऐसा था जो दुनिया को जानना जरूरी है। On the lighter note, I don't know if the pizza and burger were served there. हो सकता है उनको ये बिरयानी खिला के आ गए हो, you never know. देखिए, ट्रंप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी की अगर आप देखिए जाएं तो एक कुर्सी का ना एक रिस्पेक्ट होता है, तो शायद उस पद की गरिमा और उस कुर्सी की गरिमा को कहीं ना कहीं ट्रंप के होने से थोड़ी सी ठेस पहुंची है। और अमेरिका इट इज अ मिलिट्री सुपर पावर, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, और अमेरिका जो है बहुत तरीके से पूरे विश्व को प्रभावित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक चीज को समझ लें कि जिस तरीके से ट्रंप अपनी ट्वीट्स करते हैं, डिलीट कर देते हैं या उन पे वापस चले जाते हैं, तो उनकी साख को काफी बट्टा लगा है। G7 जो कंट्रीज का जो मीटिंग था उससे वो एकदम से वापस आ गए, उन्होंने संयुक्त हस्ताक्षर जो उनका एक मसौदा था उस पर नहीं किए, एंड ही सेड आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। और वो जो शांति के लिए पहल की जा रही थी G7 की तरफ से, उन्होंने उसको बिल्कुल डिसमिस कर दिया था, एंड उसके बाद वापस आके उन्होंने
आसिम मुनीर के साथ में बैठक की और उस दौरान उन्होंने हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनसे भी बात करके उनको भी इनवाइट किया था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया। जो ये बैठक इनकी आसिम मुनीर के साथ हुई थी, तो उसके इमीडिएटली बाद में आसिम मुनीर ने इनको नॉमिनेट किया था फॉर द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जो है डोनाल्ड ट्रंप की एक दुखती रग है। वो बहुत समय से चाह रहे हैं कि उनको नॉमिनेट किया जाए। उनके पिछले टर्म में भी उनको नॉमिनेट किया गया था नॉर्वे के द्वारा, और उनको बहुत अफसोस हुआ था कि जब बराक ओबामा को ये दे दिया गया था तो उन्होंने कहा था ही इज डन नथिंग टू गेट नोबेल पीस प्राइज। तो इसीलिए उनके कैंपेन के दौरान भी वो बार बार ये कह रहे थे कि मैं आते ही यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दूंगा। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई उसमें भी उन्होंने ट्वीट कर दिया, जबकि भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि ये भूए पक्षी मामला है, इसमें अमेरिका या वॉशिंगटन डीसी का कोई लेना देना नहीं है। और सेम अगर आप देखें तो सुबह जो उन्होंने ट्वीट किया है, ईरान ने बिल्कुल साफ तौर पे मना कर दिया कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। इमीडिएटली बाद में इनका जो सीज फायर है उसका उल्लंघन किया गया, और अब उन्होंने दोबारा 7 घंटे बाद ट्वीट किया है कि इजराइल को ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना जो जहाज है उनको वापस बुला लीजिए, फायर मत कीजिए। तो अब जो है एक कद्दावर नेता से उनकी स्थिति हो गई है कि जब वहां वो प्लीज लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो संयम उनको उस कुर्सी पर बैठ के बरतना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। और जो जंग है वो ट्वीट से नहीं रुकती है। जंग रुकती है जब दो कंट्रीज आपस में सामने बैठती हैं, उनके जो मसले हैं वो एक टेबल पे हल होते हैं, उनके जो कंसर्न है उनको एड्रेस किया जाता है, उनके चैलेंजेस को समझा जाता है, उनकी चेतावनियों को हम बहुत ही तरीके से समझते हैं और गंभीरता से लेते हैं। तब ये मुद्दे जो है रिजॉल्व होते हैं। आपके ट्वीट कर देने से कि एवरीबडी हैज एग्रीड टू सीज फायर, इस तरीके से सीज फायर नहीं होती है। जब तक आपकी पतंग युद्ध के मैदान में उड़ रही है, कौन काट देगा आपको नहीं पता है। तो ये पतंगे उड़ाने का समय नहीं है, ये समय है गंभीरता के साथ में बैठकर बात करने का। देखिए बैक चैनल डिप्लोमेसी इस समय बहुत चल रही है, पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन किन मुद्दों पे इस समय सीज फायर होगा, क्या क्या उनकी शर्तें होंगी, क्या शर्तें इजराइल रखेगा, क्या ईरान रखेगा, क्या क्या माना जाएगा, क्या क्या नहीं माना जाएगा, क्या क्या सैंक्शंस लगाए जाएंगे, ये एक बहुत गंभीर मसला है और इस पे बहुत लंबा डिस्कशन होगा। और उसके बाद सीज फायर के पॉइंट्स पे पहुंचा जाएगा। ये जो है ये एक अस्थायी युद्ध विराम है, एक अल्प विराम के तौर पे आप और मैं इसको देख सकते हैं। कुछ समय के लिए एक तरीके से एक शीशा साफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि आईने में सब अपना अपना अक्स साफ तौर पे देख सके। हाँ जी, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि इसका क्या सूरत हाल है, क्या पॉइंट्स निकलते हैं, किन मुद्दों पे एग्रीमेंट्स होते हैं। Over to you. इसके साथ साथ श्रुति जी मैं आपसे भी ये समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए इंडिया की खामोशी थोड़ी बहुत, हालांकि अपोजिशन की जानिब से लगातार ऐसी चीज़ें कही जाती रही कि इस वक्त स्टैंड लेना चाहिए इंडिया को और अपना रुख तय करना चाहिए, लेकिन जहां तक हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है शुरू से लेकर के अब तक बहुत मजबूत रही है और इसके अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आगे पीछे मुल्क के हित को बेहतर तरीके से हमसे बेहतर समझते हैं। उसके बावजूद भी मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इस मरतबा जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी वो फेल रही, विफल रही, या फिर हम कामयाबी के साथ अपना पक्ष इस वजह से नहीं चुन पाए, दोनों तरफ सॉफ्ट रहे ताकि हमारा जो आने वाला कल है वो ज्यादा बेहतर तरीके से चल सके। देखिए इसको मैं ना एक मुहावरे के साथ कहूंगी कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है। तो ये दो जना आपस में लड़ रहे हैं, इसमें इंडिया क्या क्या लेना देना है। ये फॉरेन पॉलिसी हमारी नॉन अलाइनमेंट की बहुत पहले से है। हम किसी के साथ किसी का पक्ष नहीं लेते, किसी के दूसरे के काम के अंदर अपनी नाक नहीं अड़ाते। हमें उनके अंदरूनी देश में क्या चल रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे साथ कैसे हैं हम उसके हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं उनके साथ। जैसे अगर अभी हम ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखें तो हमारे साथ जिन देशों ने ठीक नहीं किया, हमने उनके दुश्मन देशों के साथ जाके हाथ मिलाया। जैसे टर्की और अजरबैजान ने हमारे साथ ठीक नहीं किया तो हमने उनके दुश्मन देश जैसे साइप्रस, अजरबैजान, आर्मीनिया, इनके साथ जाके हमने हाथ मिलाया है। तो हमारी पॉलिसी ये बड़ी सिंपल सी है कि आप हमारे साथ हमारे कठोर वक्त में नहीं खड़े होंगे तो हम आपके कठोर वक्त में नहीं आने वाले काम।
इनफैक्ट हो सकता है हम आपके दुश्मनों को जाके हाथ मिला के आएंगे, लेकिन अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें हमने जाके आग में घी डालने का काम नहीं करना है, और हमने नहीं किया। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप देखिए इंडियंस को ईरान ने खास इंडिया के लिए अपनी एयर स्पेस खोली गई, हमारे लोग वहां से निकाले गए, स्टूडेंट्स को 2-3 देशों ने, जॉर्डन से लेकर सीरिया से लेकर, लोगों ने धीरे धीरे करके निकाल के लेके आए। आप इजराइल की तरफ देखिए, वहां से जब वो गाजा के साथ लड़ाई हो रही थी या अब ईरान वाली लड़ाई हो रही है, इन सबको रास्ता दिया जा रहा है। तो इंडिया के लोगों को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बेनिफिट मिलता है, और ये नॉन अलाइनमेंट हमारे लिए ठीक भी है, क्योंकि हमने उन देशों के साथ अपना ट्रेड रखना है अलग तरीके से, हमारे उनके साथ संबंध, वो हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो दूसरे देश के साथ जाके क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इस मामले में बहुत क्लियर और बहुत सटीक है, और इसी का फायदा हमें हर जगह मिलता है। ये यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी वो देखा गया, गाजा के टाइम पे भी देखा गया, और अभी ईरान के साइड पे देखा जा रहा है। तो ये फॉरेन पॉलिसी एब्सोल्युटली 100% सक्सेसफुल रही है। बाकी हर चीज में मीन मेक निकालने की बात तो हो ही जाती है, बिल्कुल। वो तमाम तर चीजें अगर ना हो तो जाहिर है हमारी पॉलिटिक्स ही ऐसी है, और इसी के बहाने चलो हमें थोड़े बहुत अगर कहीं भूल चूक हो रही है तो वो भी हमारा रिपेयर हो जाएगा। तो ये भूल चूक निकालने वाली बात अलग, लेकिन बेसिक यही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल है, और नॉन अलाइनमेंट सिर्फ आज की बात नहीं है, कई सालों से, हमारे इनफैक्ट शुरुआत से, नेहरू के काल से नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही है, और हमें इसी पर टिका रहना चाहिए। अमनप्रीत जी, अब बताइए अमन कैसे कायम होगा, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है। आप तीनों की जो एक्सपर्टीज हैं वो तमाम तर चीज़ें हम लोगों ने, हम सभी ने, और जो हमें देख रहे हैं उन सभी ने बहुत ही बारीकियों से सुना है, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, दुनिया बढ़ नहीं पा रही है। ख़ासतौर पे अमेरिका, रशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान, इन तमाम तर चीज़ों के संदर्भ में आपसे समझने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर नोबेल पीस की बात करें, अगर उसकी प्राइज की बात करें, तो वो अगर डोनाल्ड ट्रम्प जो है इच्छुक हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो शांति दूत होने का ऐसा ड्रामा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं वो सच्ची में शांति दूत बन जाते। और अगर ऐसे जो नंबर 1 पे सुपर पावर कंट्रीज जो हैं आते हैं, उनके जो मुखिया हैं वो अगर पहल करेंगे, वो अगर सारे कंट्रीज को जो भी युद्ध की तरफ जाता हुआ नजर आता है उनको रोकने की कोशिश करेंगे, युद्ध विराम की कोशिश करेंगे, सीज फायर की कोशिश करेंगे, दिल से अगर करेंगे, तो मुझे लगता है कि शांति जो है वो वर्ल्ड में बनाई जा सकती है। और अगर युद्ध के जो प्रभाव हैं उनकी हम बात करें, चाहे वो हमारा आर्थिक स्तर गिरना हो, चाहे वो फिजिकली लोगों को डैमेज होना हो, चाहे बाकी बहुत सारे तरीकों के नुकसान जो है वो युद्ध के जरिए लोगों के होते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि युद्ध जो भी देशों का चल रहा होता है, चाहे वो अमीर देश है चाहे वो गरीब देश है, जो लोग हैं वो दोनों देशों के प्रभावित होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि युद्ध जो है वो रुकने ही चाहिए। और उसके लिए अगर हम सुपर पावर्स की बात करते हैं, सुपर पावर कंट्रीज की बात करते हैं, तो अगर जैसे पहले होता था कि जो रशिया ने कह दिया, जो अमेरिका ने कह दिया, जो उनके मुखिया ने कह दिया, लोग उनको फॉलो करते थे क्योंकि लोग उनकी बातों से प्रभावित होते थे। मुझे लगता है आज भी हमारे देश को, हमारे वर्ल्ड को जो है वो शांति की जरूरत है। जो शांति के जो अवार्ड हैं उनको लेने की जो चाहत लोगों की है, उनको ऐसे ही नहीं, पहले जैसे होता था कि वाकई में जो लोग कोशिश करते थे, युद्ध विराम करवाते थे, दो देशों में संधि करवाते थे, दो देशों में जो शांति है वो बनवाते थे, जो भी युद्ध के कगार पे जाता हुआ नजर आता था उनको नोबेल प्राइज जो मिलता था, आज भी वैसा ही होना चाहिए। अगर नॉमिनेशन को लेके डोनाल्ड ट्रंप जो इतने उत्सुक नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो लोग अपने आप को नॉमिनेट करना चाहते हैं, क्यों नहीं वो जो युद्ध होते हैं, चाहे वो गजा का हो, चाहे वो हमस का हो, चाहे वो अभी चल रहा हो अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का हुआ, चाहे अभी वो ईरान और इजराइल का हुआ, जो भी देशों में युद्ध होते हैं वहां मुझे लगता है कि इन शांति दूतों को पहल करनी चाहिए और आगे आके युद्धों को विराम लगाना चाहिए। और हमेशा हमेशा के लिए सीज फायर जो है कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, मुझे लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए देशों को जो है वो तरक्की की राह पे चलने के लिए युद्ध को विराम देना ही होगा। और शांति जो है वर्ल्ड में सब लोगों की चाहत है, सब लोग ऐसा चाहते हैं कि लोग जो हैं, सरकारें जो हैं वो शांति से रहें ताकि उनके देश जो है वो तरक्की की राह पे चले, लोग जो हैं वो उनकी आर्थिकता जो है वो आगे बढ़े, हर तरीके से वो जो प्रफुल्लित हो, हर तरीके से वो उन्नति करें।
बिल्कुल, अब नहीं बात कोई खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। शायद इस तरह की सिचुएशन आने वाले दिनों में देखी जा सकती है, लेकिन हम दुआ करेंगे इस तरह की सूरत हाल किसी के साथ ना बने और कहीं भी नहीं बने। दुनिया अमन शांति, और ख़ास तौर पे ये जो धरती मिली है हम सभी को, कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत है। इस पूरी गैलेक्सीज़ के दूसरे गैलेक्सीज़ में अब तक ऐसी कोई मिसाल नहीं मिल पाई। हज़ारों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर अब तक कोई ऐसा नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस धरती को बचाने के लिए हर मुमकिन जो कर सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पे आज आप तीनों पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स से जो बातें समझ में आई, यकीनन इसकी हर बारीकियां जो आपसे पूछी गई हैं, जो आपने बताया ऐड ऑन करके, वो तमाम तर चीज़ें लोगों को इस जंग की सूरत हाल, आने वाली सूरत हाल और शायद इसका जो सॉल्यूशन है वो लोगों को समझ में आई होंगी। बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए, और उम्मीद करता हूं कि दोबारा आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी और इतनी खूबसूरत अंदाज में इसी तरीके से हम बात जारी रख पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है। मैं दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।